सो एडजस्टमेंट एट टीएल्स रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन देखें, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बोला हुआ है टीएल्स रिटेन अर्निंग्स वर 750 मिलियन। टीएल्स रिटेन अर्निंग अगर 750 मिलियन है तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई ये प्री है। तो प्री रिटेन अर्निंग्स आप सबको पता है, मैं गुडविल की कैलकुलेशन में ले जाऊंगा सब्सिडरी के नेट एसेट्स। साथ ही मुझे अब ये पता चल जाएगा कि अगर इस कंपनी की टोटल नेट जो इक्विटी है रिटेन अर्निंग्स है वो 1200 है, तो 1200 में से पोस्ट एक्विजिशन जो है वो कितनी है, तो 450 पोस्ट एक्विजिशन होगी सर। ये लें सब्सिडरी पोस्ट एक्विजिशन। अब शेयर कैपिटल भी लिखा जा सकता है, शेयर प्रीमियम आपको पता है एक्विजिशन रेट का ही होता है, तो 800 और ये 225 आ गया। ये लें, ये आपने इधर लिख दिया। आगे लिखा हुआ फेयर वैल्यू ऑफ टीएल्स नेट एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट द बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू वाज हायर देन द फेयर कैरिंग वैल्यू बाय 250, आउट ऑफ व्हिच 70 मिलियन रिलेट्स टू फ्री होल्ड लैंड। द बिल्डिंग हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 7 इयर्स। तो हमें पता है क्या डबल एंट्री पास करनी है, डेबिट लैंड करना है हमने, डेबिट लैंड करना है मैंने 250 इधर ऐड जाके ऐड कर दूंगा। ये ले 250 इधर जाके ऐड कर दिया, ये माइनस हुआ याद रखना 300। 250 क्रेडिट गेन है। अब जो गेन है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 250। अब हमने इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है बच्चों। डेप्रीसिएशन सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग पे होती है, तो 250 माइनस 70 आ जाएगा, लैंड वाला निकाल देंगे, बचेगा 180। 180 डिवाइडेड बाय 7.5 ईयर, 1 साल की आएगी, और मुझे 1 साल की ही चाहिए। सर मुझे 1 साल की क्यों चाहिए डेप्रीसिएशन, तो बड़ा आसान सा हल है सर। 1 साल हुआ एक्वायर किए हुए, तो 1 साल जब जनवरी 2018 में एक्वायर किया, हम दिसंबर 2018 में है, तो इसका मतलब 1 साल ही चाहिए। तो 1 साल की जो डेप्रीसिएशन है दैट वुड बी 24, तो ये 24 की डेप्रीसिएशन आ गई सर। और डबल एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन टू एसेट, तो डेप्रीसिएशन पोस्ट टैक्स है, तो ये मैं डेप्रीसिएशन पोस्ट टैक्स में लिख लूंगा विच इज 24, ये लिख लूंगा मैं इधर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये एसेट में से 24 जाके माइनस भी हो जाएगा, तो ये मैंने माइनस 24 एसेट्स में से भी कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से। फेयर इनफ सर, बिल्कुल ठीक है, एडजस्टमेंट हो गई। आगे देखते हैं जी, अ कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ 60 मिलियन वाज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टीएल। 60 की कंटिजेंट लायबिलिटी है जो डिस्क्लोज थी, सारी नहीं लिखनी होती, इसकी फेयर वैल्यू लिखनी होती है। आरएल्स लीगल एडवाइजर हैड एट दैट टाइम एस्टिमेटेड टीएल वुड बी लायबल टू पे 40 मिलियन टू सेटल द क्लेम। इसका मतलब है उन्होंने हिसाब लगाया कि ये 40 जो है ये फेयर वैल्यू है। At 31st December 2018 it was still appeared as contingent liability in TL's financial statements, यानी अभी तक सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में अभी तक नहीं लिखी। तो ठीक है यार, कंसोलिडेशन में तो लिखी जानी है, लेकिन एक्विजिशन डेट पे बाद में अगर कोई मूवमेंट आती तो लिख लेते, मूवमेंट तो है कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इसकी जो डबल एंट्री बनानी चाहिए वो होनी चाहिए, एक्सपेंस डेबिट करते हैं आप लोग और लायबिलिटी क्रेडिट कर देते हैं आप, एंड द अमाउंट वुड बी 40। एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू, इसके बाद तो पंगा हुआ ही नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस एक्विजिशन डेट को प्री गुडविल की कैलकुलेशन का पार्ट बना देना चाहिए। तो मैंने सर क्या किया, मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऊपर बिल्डिंग प्रॉपर्टी की थी, ये कंटिजेंट लायबिलिटी का एक्सपेंस मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। ये एक्सपेंस की एंट्री आ रही है इधर, कंटिजेंट लायबिलिटी एक्सपेंस 40 का एक्सपेंस इधर आ गया, ये लेस कर दिया मैंने नेट एसेट्स में से। दूसरी तरफ मैंने लायबिलिटीज में जाके ये लायबिलिटी को जाके ऐड कर दिया। अब करंट लायबिलिटीज में ऐड कर लें, लहदा हेड बना लें, तो जो दिल करता है कर लें, करंट लायबिलिटीज में ऐड कर देते हैं। साथ में ये लें, ये करंट लायबिलिटीज में 40 की लायबिलिटी मैंने ऐड कर दी, क्योंकि उसने भी टोटल में दी हुई है लायबिलिटीज, सेपरेशन नहीं है। अलहदा हेड बनाना है, अलहदा हेड बना लें। ये भी हो गया सर, बिल्कुल ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी निकल आए, बिल्कुल निकल आए। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं जरा जी, अगली एडजस्टमेंट क्या है। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। RL2TL यानी पेरेंट्स आप बेच रहे हैं, पेरेंट इज अ सेलर, पहले वाले में पेरेंट सेलर है, आज जो है ये पेरेंट है, पेरेंट सेलर है, और दूसरे वाले में TL2RL है यानी कि सब्सिडरी वाज अ सेलर। तो दोनों एक दूसरे को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं, सेल की है, जरूरत नहीं है। इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो अभी तक क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ा हुआ वो 10 और 150 है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पे निकालना है। तो ये देखें जरा, क्लोजिंग 10 पे 15% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, मार्जिन है, तो मैंने 15% लिया, 15 आ गया। 150 पे 25% लिया, 37 आ गया। अब जहाँ पे पेरेंट सेलर है वहाँ पे डबल एंट्री आपने पास करनी है, डेबिट प्रॉफिट, और क्रेडिट करना है आप लोगों ने इन्वेंट्री। और कितनी अमाउंट आ रही है जी, डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट इन्वेंट्री, तो ये आ रहा है 15। तो पेरेंट प्रॉफिट, पेरेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो ये देखें जरा, यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया URP अनरियलाइज प्रॉफिट, तो ये 15 का अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया, ये पेरेंट की बुक्स में से लेस कर दिया आपने। दूसरी तरफ इन्वेंट्री में से भी लेस कर दिया, करंट एसेट्स में से 15 माइनस यहाँ से भी हो जाएगा। ये लें सर। आगे मेरे बच्चों, व्हाट इज नेक्स्ट,
आगे देखते हैं 37 की डबल एंट्री डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट इन्वेंट्री होती है। ये प्रॉफिट आपने सब्सिडरी की बुक्स में से एलिमिनेट करना है क्योंकि सब्सिडरी सेलर है। तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 37.5 आ गया जी आपके पास, ये लें, इधर से एलिमिनेट हो गया। और दूसरी तरफ इन्वेंट्री में से भी 37.5 मिलियन माइनस कर देना है मैंने, तो ये क्रेडिट इन्वेंट्री कर दिया। सो जो सेलर है उसकी बुक्स में से निकाल दिया हमने प्रॉफिट, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फोर्थ एडजस्टमेंट है मेरे बच्चों। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है? ऑन 1 जून 2018 RL entered into an agreement with France Limited to set up VIL, a joint arrangement. RL has 60% right to the net assets. सर पहली बात, जब एक सेपरेट एंटिटी बनी हुई हो ना तो मेजॉरिटी सिचुएशन में ये जॉइंट वेंचर होता है। सेपरेट एंटिटी जब एस्टेब्लिश हो तो ये जॉइंट वेंचर है। दूसरा पॉइंट, जब आपका शेयर नेट एसेट्स में हो, आपको नेट एसेट्स का शेयर मिल रहा हो, तो ये कंफर्म जॉइंट वेंचर है। ये दो निशानियां मुझे ये समझा रही हैं कि ये नेट एसेट्स में शेयर जॉइंट वेंचर होता है। ये ले, अब ये जॉइंट वेंचर है 60%। तो आपको पता है फिर मुझे जॉइंट वेंचर को लेके क्या करना पड़ता है? मुझे एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग बनानी पड़ती है। जिस तरह इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होती है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होता है बच्चों, जिसको पहले दिन मैं कॉस्ट पे लिखता हूँ और उसके बाद उस कंपनी ने जितना कमाया उसमें से मैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लूंगा। तो जरा गौर करें, ये काम पेरेंट ने किया है, याद रहे। तो RL ने किया है ये, तो एक नई कंपनी स्टैब्लिश की है, 60% उसके प्रॉफिट्स पे हक है। मुझे ये नहीं पता कॉस्ट कितनी है, तो मैं ऊपर जाता हूँ, जरा ढूंढता हूँ कॉस्ट कितनी है। ये देखें जरा, इन्वेस्टमेंट इन वाइल एट कॉस्ट 900 है सर। तो ये 900 इन्वेस्टमेंट है और ये कंपनी हमने ही सेटअप की है, तो इसलिए जो कंपनी ने कमाया हुआ है ना वो सारा उसका 60% हमारा ये पोस्ट है, प्री इसमें है ही नहीं, ये मतलब है इसका। तो इसका मतलब उस कंपनी ने 380 कमाया, आपने उसका 60% ले लिया, शेयर ऑफ पोस्ट एक्ट तो 228 आ गया। डबल एंट्री इसकी क्या होती है? डेबिट इन्वेस्टमेंट। ये तो देखा एंट्री ऑलरेडी पास है ना, ये तो उठाएं बस वर्किंग में ले जाएं। अब आपने करना क्या, ये 228 की डबल एंट्री पास करनी है। डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एसोसिएट, तो प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर, ये नहीं दी प्रॉफिट शेयर फ्रॉम जॉइंट वेंचर, ये पेरेंट ने अपना शेयर उठा लिया, ये आ रहा है 228। तो ये 228 इधर आ गया मेरे बच्चों, और दूसरी तरफ 900 प्लस 22800 ये इधर आ जाएगा। 900 इधर आ गया, 228 इधर आ गया, ये लें सर। अगली बात बड़ी मजे की है। अगली बात क्या है जी? आगे कह रहा है वाइल्स प्रॉफिट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन नियर फ्यूचर। ये क्यों कह रहा है, ये अभी मैं आप लोगों को अगली एडजस्टमेंट के साथ समझाता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा टैक्स याद हो तो उसमें लिखा हुआ था कि रिटेन अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स पे एक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आता है, क्योंकि आप उसकी प्रॉफिट्स को कंसोलिडेट कर लेते हैं। और वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होनी चाहिए, बट नहीं होनी अगर आप प्रूव कर दें कि दो में से कोई एक बात है। एक तो आपने उससे डिविडेंड्स नहीं लेने, तो अगर आपने उससे डिविडेंड्स नहीं लेने तो आपको पे नहीं करने की जरूरत। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आइस 12 में ग्रुप कंसोलिडेशन में, यानी ग्रुप एस्पेक्ट्स ऑफ डेफर्ड टैक्स उसमें डिस्कस हुआ है। तो इसलिए एक गिवन है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स नहीं है। तो ये आप लोगों की वर्किंग्स आ गई। अब अगली एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? ये एडजस्टमेंट की वजह से लोगों को थोड़ा सा एक क्वेश्चन मुश्किल लगा है, जब वो आंसर देखते हैं तो दे फाइंड इट डिफिकल्ट। अदरवाइज तो क्वेश्चन में अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आया जो बच्चों को परेशान कर सके। So applicable tax rates for RL, TL and VAL are 25%, 30 and 25 respectively, 20% respectively. Gain on disposal of land is exempt from tax. Interest expenses allowed under the tax laws on payment basis. तो सर ये वो कहना चाह रहा है कि डेफर्ड टैक्स तो बुक करना है यार। अब कितनी चीज़ों पे बुक करना है सर, वो देखें ज़रा। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अलाउड। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने बुक किया है सर, कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया था? वही 3 वाला जो पे नहीं हुआ था सर। कौन सा 3 वाला सर समझा दें सर, नहीं समझ आ रही सर। तो सर समझाने ही तो आ रहे हैं, और क्या करने आए हैं सर इधर। ये देखें जरा, ये फाइनेंस कॉस्ट 27 थी, पे हुआ है 24, तो पेमेंट 24 हुई है, तो 24 पे तो टैक्स लग गया, लेकिन 3 की अमाउंट जो है, जो हमने कहा था चार्ज नहीं है, उसकी डबल एंट्री हमने ये अमाउंट बनाई थी। इसका मतलब है 3 का एक्सपेंस आपने बुक किया हुआ है जिसके ऊपर टैक्स अभी तक एप्लीकेबल, जो जिस पे टैक्स नहीं लगा अभी तक। तो क्या पढ़ा था हमने? एक्सपेंसेस रिकग्नाइज्ड है, लायबिलिटी रिकग्नाइज्ड है, तो लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी जीरो है, क्योंकि पेमेंट बेसिस पे टैक्स बेस जीरो होती है। तो इट विल क्रिएट अ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो इसके ऊपर जब आप रेट लगाएंगे अप्रोप्रिएट, तो ये पेरेंट की बुक्स में सारा कुछ हो रहा है, तो पेरेंट का जब आप रेट लगाएंगे तो ये आपको एक डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करके देगा पेरेंट की बुक्स में। तो ये रिकॉर्ड करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके जी, तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने डेफर्ड टैक्स की एक वर्किंग बना ली
इन डिटेल, उसमें मैंने बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज गिवन है दोनों की, पेरेंट और सब्सिडरी की, वो हमने लिख ली। ये थी कितनी, 370 थी, तो ये हम लोगों ने लिख ली। अब हमने क्या करना है, जरा और करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि वो पेमेंट बेसिस पे चल रहे हैं। हमारा जो है वो लायबिलिटी हमने बुक की है, तो लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होने से एक डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ है, तो मैंने 0.75 का डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया। तो 0.75 डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट हो गया, ये वाली वर्किंग में लायबिलिटी को कम कर देगा डेफर्ड टैक्स एसेट, तो इसलिए ये यहाँ से माइनस हो गया। और क्रेडिट करनी है मैंने टैक्स इनकम। रूल ये होता है कि टैक्स एक्सपेंस या इनकम फॉलो करती है लाइन आइटम को। अब ये लाइन आइटम आपको पता है ना, वर्किंग टू पार्ट ए में गया हुआ है, जिसके ऊपर टैक्स है, तो ये वाला भी वर्किंग टू पार्ट ए में जाएगा 0.75। फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है। जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है 15 का, उसमें ना बायर का रेट लगाना होता है। तो पेरेंट ने चीज़ बेची, खरीदी टीएल ने, तो टीएल का रेट 30% था, तो मैंने 15 पे 30% लेके 4.5 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस था, 15 का रेट लगाया, डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया, डबल एंट्री बनाई, डेफर्ड टैक्स एसेट टू टैक्स इनकम। फिर दोबारा फॉलो द लाइन आइटम होता है। ये डेफर्ड टैक्स एसेट ने ये वाली लायबिलिटीज कम कर दी है, ये लायबिलिटी की वर्किंग बन रही है। ये जो टैक्स एक्सपेंस है ये वर्किंग टू पार्ट ए में जाना है, क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने वहां से एलिमिनेट किया। तो ये 0.75 और 4.5, ये मैं यहाँ पे आऊँगा सर, मैंने लिखा हुआ है टाइम को सेव करने के लिए। तो टैक्स ऑन इंटरेस्ट जो था दैट वाज 0.75, ये उल्टा ही होगा ऑब्वियसली, अगर एक्सपेंस माइनस हो रहा है तो ये ऐड हो जाएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो आया था, मेरा ख्याल है 2.5 आया था, तो 4.5 आया था, तो ये 4.5 भी इसी तरह इधर आ जाएगा। तो ये काम आप लोगों ने कर दिया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे। अब हमने करना क्या है, जरा और करें। अब हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी एक्विजिशन डेट पे बच्चों। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे गेन बुक किया था, हम गेन का 30% लिया तो 54 आ गया। तो ये 54 गेन के ऊपर 30% लिया तो 54 आ गया। अब आप सोचेंगे सर गेन तो आपने ज़्यादा बुक किया था, उसने बोला है लैंड एग्जाम्प्ट है, तो इफ़ द लैंड इज एग्जाम्प्ट, तो लैंड के ऊपर तो आपने नहीं ना लगाना डेफर्ड टैक्सेशन, तो वो तो एग्जाम्प्ट है, वो परमानेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 180 का 30% हमारे पास आ जाएगा 54। अब ये अमाउंट आ रही है आपके पास 54, तो गेन है, रिवैल्यूएशन गेन है, तो गेन की वजह से कैरिंग वैल्यू ज़्यादा हुई है, तो ये क्या कौन सा डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो हमने क्या किया, हमने एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कर दी। ये एक्सपेंस गुडविल की कैलकुलेशन में चला जाएगा प्री वजह, क्योंकि ये गेन भी किधर गया हुआ है, गुडविल की कैलकुलेशन में। इन द सेम वे कंटीजेंट लायबिलिटी आपने बुक किया है, तो एक्सपेंस टू लायबिलिटी किया, लायबिलिटी बुक किया आपने, कंसोलिडेशन में कैरिंग वैल्यू बढ़ गई, टैक्स बेस उधर ही है, तो इससे भी एक डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो 40 इंटू 30% डेफर्ड टैक्स एसेट टू टैक्स एक्सपेंस कर दिया मैंने। अब ये लायबिलिटी क्रेडिट की है मैंने, लायबिलिटी बढ़ा दी, ये वाली वर्किंग में ये क्रेडिट इधर बढ़ गई। ये डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट किया है, तो ये इसको लायबिलिटी को कम कर देगा, और ये दोनों चीज़ें एक्सपेंस और ये इनकम गुडविल की कैलकुलेशन में चली जाएंगी। तो गुडविल की कैलकुलेशन में यहाँ पे सब्सिडरी के नेट एसेट्स में जो टैक्स का इम्पैक्ट आया है वो 42 टैक्स एक्सपेंस है, डेफर्ड टैक्स। इसकी वर्किंग का रेफरेंस दे दें तो ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है नेट बेसिस पे, एक इस पे था और एक इस पे था। अब हमने क्या करना है मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमने इसी तरह आफ्टर एक्विजिशन हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। जब एसेट पे आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट किया है, तो ये रिवर्स होता है डेप्रिसिएशन के साथ साथ हमेशा। जब जब डेप्रिसिएशन आएगी तो आपने क्या करना है, इसको आपने रिवर्स करना है। जब जब डेप्रिसिएशन आएगी आपने इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो अब 24 का 30% आपने लिया, तो ये लायबिलिटी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी विद डेप्रिसिएशन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट हुई, इधर होगी। क्रेडिट टैक्स इनकम फॉलो द ट्रीटमेंट ऑफ लाइन आइटम है, ये वर्किंग टू पार्ट बी में गया हुआ है, तो इसका टैक्स भी 7.2 वर्किंग टू पार्ट बी में जाएगा। इन द सेम वे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में बायर का रेट लगाएं और उसकी डबल एंट्री एसेट है, एसेट डेफर्ड टैक्स पहले भी बात हो चुकी है, यहाँ पे भी डेफर्ड टैक्स एसेट बुक हुआ था, यहाँ पे भी। प्लीज जाके क्या करें, डेफर्ड टैक्स का जो ग्रुप एस्पेक्ट्स की डिस्कशन है उसके सिर्फ 10 मिनट अगर आप देख लेंगे तो ये वाली बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। अब डेफर्ड टैक्स एसेट टू टैक्स इनकम किया, एसेट इधर ही आ गया और ये टैक्स इनकम आपने दोनों टैक्स इनकम्स वर्किंग टू पार्ट बी में जानी है। 7.2 एंड 9.38 वर्किंग टू पार्ट बी 7 पॉइंट समथिंग था और 9.38 समथिंग था, तो ले दिए, दोनों की दोनों इनकम्स थी। देखें जरा 9.38 एंड 7.2, तो मैंने इधर दोनों की दोनों आके क्या कर दी, ऐड। तो ये मेरे बच्चों क्वेश्चन फाइनल हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर की वर्किंग ये फाइनल कर ली है, इसको उठाएं बैलेंस शीट में ले जाएं और इनको हमने अब सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट करना है। तो लेट्स सी जी कि किस तरह हम लोग स्प्लिट करते हैं इनको। ये जब नेट एसेट सारे के सारे मैं कंबाइन करूंगा, ये सारे नेट एसेट जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास कुछ नेट एसेट्स आ जाएंगे
वो मैं इधर लिखूंगा। एनसीआई वो आखिरी एडजस्टमेंट में कह रहा है, प्रोपोर्शनेटेड पे ले रहा है वो।